हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं शीतल चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। दोस्तों, आज से पहले हम वर्णमाला की क्लासेस को पढ़ चुके हैं, तो मैंने सोचा कोई भी न्यू या नेक्स्ट टॉपिक कराने से पहले क्यों ना जो टॉपिक हमने क्लियर किया है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो जो मैं क्वेश्चंस आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। और या फिर ये कह लीजिए कि ये क्वेश्चंस भी जो मैं आपको डिस्कस कराने वाली हूँ, ये भी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आपने वर्णमाला की क्लास मेरी बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेरी वर्णमाला की क्लास को, तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी वो आप सब कर पाएंगे बहुत अच्छे से। इसी के साथ हमारा वर्णमाला का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। उसमें फिर कुछ वर्ण से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं छोटे छोटे, वो मैं आपको करा दूंगी। आइए डिस्कस करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है। सबसे पहली बात तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे किससे रिलेटेड हैं? वर्णमाला से संबंधित। वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। ऑप्शन है आपका ग घ, ऑप्शन है आपका रे रे, फिर है डेड है, और च छ। तो दोस्तों, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्णों के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। अगर आपको याद है तो आप उसको लिख कर देखिए। साइड में हम लिख कर देख लेते हैं कहीं भी छोटी सी जगह पर। मैंने आपको बताया था, अकुहु विसर्ज नियनाम कंठा। यही बताया था, कंठ का। अकुहु विसर्ज नियनाम कंठा। तो देखिए, इसमें हमारा कै वर्ग आ रहा है। क्या आ रहा है? कै वर्ग। क्या आ रहा है? कै वर्ग। अब कै वर्ग के अंतर्गत ही तो हमारा क्या आता है? क्या आता है कै वर्ग के अंतर्गत हमारा? क ख ग घ। तो हमें ऑप्शन मिल गया। तो बच्चों, कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ग घ। ग घ। क्योंकि जो हमारा कै वर्ग होता है, कै वर्ग जो हमारा उत्पन्न होता है वो किससे उत्पन्न होता है? कंठ से। इसी के साथ हम इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। कंठ से और हम किसको उच्चारित करेंगे? ए को, है को, और सारे विसर्ग नाम वाले। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है कंठ। कंठ से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया गै घै। इसी के साथ हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया है, देखिए, ए आ ये तो स्वर हैं। ई बड़ी ये भी हमारे स्वर हैं। और ऊ बड़ा ऊ ये भी हमारे स्वर हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था अयोगवाह के अंतर्गत हमारा कौन आता है? अंग और अह। अंग और अह। क्या आता है अयोगवाह के अंतर्गत हमारा? अंग और अह। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि आपका कई एग्जाम्स में आया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले जब हमने वर्णमाला को पढ़ा, जब हमने वर्णमाला को डिस्कस किया, तो हमने क्या पढ़ा था? वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या पढ़ा था? सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। इसी के साथ वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, कभी कभी ये ऑप्शन आपको ऐसे भी आ सकता है कि
ध्वनि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को भी हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हमारा वर्णों के क्रमबद्ध समूह, देखिए ये तो हमने पढ़ा ही है, ये तो हमने पढ़ा ही है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ न्यू डाल के अगर वहां पर वो दे दें कि ध्वनि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को भी हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो अगर कभी वर्णों के स्थान पर आपको ध्वनि चिन्ह लिखा हुआ मिल जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, उस क्वेश्चन को आप गलत ना करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? लघु मीन्स क्या होता है? लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है लघु का मतलब? छोटा। तो ये जो दोस्तों ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसके आंसर बदलते रहते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसके आंसर क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी? वर्ण। सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है? वर्ण। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर हमारा वर्ण नहीं होता, अगर हमारा यहाँ पर वर्ण नहीं होता, वर्ण की जगह हमारा यहाँ गद्यांश लिखा हुआ होता, तब हमारी भाषा की लघुत्तम इकाई क्या हो जाती? अक्षर। क्योंकि अक्षर ही तो पहले आया है, शब्द तो अक्षर के बाद बना है। इसी प्रकार सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है? वर्ण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप याद रखना कि आप जो आंसर करेंगे एग्जामिनर को, वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये जो लघुत्तम इकाई है, वृहत्तम इकाई है, ये आपकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? मैंने आपको बताया है ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। अगर आपने फॉर्मूलाज को ध्यान से पढ़ा है तो आपको एकदम से याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा आपको? ए देतऊ, ए देतऊ कंठ तालव्य। क्या याद आ जाएगा आपको? ए देतऊ कंठ तालव्य। तो ए और आई, ए और आई हमारे क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य। क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य। और इसका देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये तो आपको फॉर्मूला से पता ही है। आप ए हमारा किस किस से मिलकर बना होता है? ए प्लस किस किस से मिलकर बना होता है? ए प्लस ई से। ए प्लस ई से। अब भाई ए, ए को हम किससे उच्चारित करते हैं? कंठ से। ए को हम किससे उच्चारित करते हैं? कंठ से। और ई को हम किससे उच्चारित करते हैं? तालव्य से। ई को हम किससे उच्चारित करते हैं? तालव्य से। तो फिर ए और आई हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? कंठ और तालव्य। इनको उच्चारित करने के लिए हमें कंठ का और तालु का दोनों का सहारा लेना पड़ता है। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न निम्न में से, निम्न में से लिखना मैं भूल गई हूं। निम्न में से, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं को तो हम देखना ही भूल जाते हैं, और जैसे हम भूल गए नहीं को देखना, वहीं पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत। तो ये आप जरूर याद रखें, क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक पढ़ें। अब हमसे यहाँ पर पूछा है निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो ह्रस्व स्वर मैंने आपको पढ़ाया है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर के मैंने आपको कई नाम बताए थे। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर लघु स्वर भी होते हैं। ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो और उसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगे, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम क्या कहते हैं? लघु स्वर। तो नहीं है तो भाई ए भी हमारा ह्रस्व स्वर है, लघु है। ई भी हमारा ह्रस्व है,
और ऊ भी हमारा ह्रस्व है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर हमारा कौन सा नहीं है? बड़ी ई। बड़ी ई हमारा ह्रस्व स्वर नहीं है। बड़ी ई हमारा आएगा किसके अंतर्गत? बड़ी ई हमारा दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? दीर्घ स्वर के अंतर्गत। क्योंकि जब हम बड़ी ई का उच्चारण करेंगे तो हमें छोटी ई की तुलना में दुगना या फिर ज्यादा समय लगेगा। जब हम बड़ी ई का उच्चारण करेंगे तो हमें छोटी ई की तुलना में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हमारा बड़ी ई किसके अंतर्गत आ जाएगा? दीर्घ स्वर के। तो यहाँ पर कौन सा हमारा ह्रस्व स्वर नहीं है? बड़ी ई। कौन सा हमारा ह्रस्व स्वर नहीं है? बड़ी ई। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? होठों की स्थिति के आधार पर देखिए, जिन्होंने क्लासेस को नहीं लिया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप क्लास को जरूर देखें, तो मेरे बिना बताए ही आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारा, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, होठों की स्थिति यानी कि होठों की बनावट। मैंने आपको बताया था कि होठों की बनावट के आधार पर जब मतलब हम किसी भी वर्ण को हम उच्चारण करेंगे तो हमारे होठ जो है वो दो प्रकार की स्थिति लेते हैं। या तो वो व्रत हो जाएंगे या फिर अव्रत हो जाएंगे। तो होठों की स्थिति के आधार पर मैंने आपको स्वर कितने प्रकार के बताए थे? दो, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी और अव्रतमुखी। तो होठों की स्थिति के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आइए तो दो तीन क्वेश्चंस और करते हैं। मैंने लिखा है परंपरागत। परंपरागत रूप से व्यंजन कितने होते हैं? परंपरागत रूप से व्यंजन कितने होते हैं? ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों, परंपरागत रूप से कितने व्यंजन होते हैं? अब आप सोचेंगे ये क्या लिख दिया मैम ने, परंपरागत। हाँ, नया वर्ड है इसलिए आपको लग रहा हुआ। परंपरागत का मतलब है जो जिनकी परंपरा चली आ रही है। परंपरागत का मतलब है संस्कृत से हिंदी के बीच में और जितनी भी भाषाएं हैं, जैसे हमारी पाली हो गई, अपभ्रंश हो गई, उनमें भी जो जितने व्यंजन संस्कृत में है उतने ही पाली में भी है, अपभ्रंश में भी है, हिंदी में भी है। ऐसे व्यंजन की संख्या हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों, जो हमारे का से हा तक के व्यंजन हैं, का से हा तक के व्यंजन, वो हमारे कितने हैं? 33 है। वो कितने हैं हमारे? 33 हैं। तो परंपरागत का मतलब ऐसे व्यंजन जो संस्कृत में भी वही रहे, हिंदी में भी वही रहे, पाली में भी वही रहे, अपभ्रंश में भी वही रहे, और भी जो इनके बीच में लैंग्वेजेस थी उनमें वही व्यंजन रहे। तो वो हमारे कौन से हैं? का से ह तक। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो क्या है आपका? 33। परंपरागत रूप से हमारे कितने व्यंजन होते हैं? 33।
यस, यहाँ मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। अभी हमने क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए दीर्घ स्वर की मैंने आपको पूरी डेफिनेशन बताई थी, पूरी परिभाषा बताई थी। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दोस्तों देखिए, ए तो हमारा कौन सा है, लघु स्वर है। ए हमारा लघु स्वर है। कौन सा स्वर है हमारा, लघु स्वर। और ये हमारे क्या कहलाते हैं, मैंने आपको वर्णमाला की क्लास पढ़ाते समय बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अलग अलग करके भी इसको। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहलाते हैं ये हमारे, संयुक्त स्वर, क्योंकि दो स्वरों को मिला के इनको बनाया जा रहा है। दो स्वरों को मिलाकर इनको बनाया जा रहा है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। भाई ए हमारा लघु स्वर हो गया, ए और आई हमारे संयुक्त स्वर हो गए। तो दीर्घ स्वर हमारा कौन सा है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, दीर्घ स्वर के। मैं फिर से आपको बता दूं कि छोटा ऊ हमारा लघु स्वर के अंतर्गत आएगा और बड़ा ऊ हमारा दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब हम बड़े ऊ का उच्चारण करेंगे तो हमें छोटे ऊ की तुलना में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए बड़ा ऊ हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के। और ये मैं आपको आज का अंतिम क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। श का उच्चारण स्थान है। श का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है आपके कंठ, दूसरा है ऑप्शन आपका तालु, तीसरा है आपका दंत और चौथा ऑप्शन है आपका मूर्धा। श का उच्चारण स्थान है। श का उच्चारण स्थान है। श का उच्चारण स्थान कुछ याद आ रहा है आपको, याद आ रहा होगा सबको। मैंने आपको पढ़ाया था इचयूषानाम तालव्य। क्या पढ़ाया था, इचयूषानाम तालव्य, और जिसके अंतर्गत हमारा क्या आ रहा है, बड़ा श। तो बड़े श का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, तालु। क्या है हमारे बड़े श का उच्चारण स्थान, तालु। दोस्तों मैंने आज आपको 10 क्वेश्चन कराए वर्णमाला से संबंधित। जो मैंने आपको पढ़ाया उसी से संबंधित मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न कराए। और जिन लोगों ने भी या जिन बच्चों ने भी मेरी वर्णमाला की क्लास को पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि उनसे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाया होगा। उन्होंने 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। तो दोस्तों ये थी हमारे आज के प्रश्न। इसी तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम्स में आते हैं और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू।